हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोर्ड प्रोसीजर या फिर जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रोसीजर अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो से अपना एडवांस सेक्शन शुरू कर दिया था और हमारा पहला टॉपिक था इसमें डीलिमिटर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे स्टोर्ड प्रोसीजर या फिर प्रोसीजर्स एग्जैक्टली होते क्या है, मतलब किस पर्टिकुलर चीज को हम प्रोसीजर्स बोलते हैं एसक्यूएल के अंदर। कुछ नहीं है, जैसे आपने और कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। तो हम आपने करा होगा उसमें फंक्शन फंक्शन किस लिए यूज करते थे हम, कि जब भी हमें कोई सीक्वेंस ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रन करना पड़ता था किसी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, लेकिन सेम लाइन ऑफ कोड्स, तो हम क्या करते थे उस केस में फंक्शंस क्रिएट करते थे और उस कोड को रन करते थे। उससे क्या होता था, हमारे पास हमारा मतलब जो लाइन ऑफ कोड्स है वो डिक्रीज होता था, एफिशिएंसी इंप्रूव होती थी और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इजीली हो पाता था। ऐसे ही सेम चीज हमें फंक्शनैलिटी एसक्यूएल में मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर्स या फिर प्रोसीजर्स। तो ये भी क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं एसक्यूएल क्वेरीज के, मतलब कि यहाँ इसके अंदर मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज होंगी जो कि प्री कंपाइल्ड होकर हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगी। और जब भी यूजर को वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट करने होंगे ना, बस वो अपने पैरामीटर सेंड करेगा कि मुझे इस पैरामीटर के लिए ये वाला कोड रन करना है और वो कोड रन कर देगा। इसका फायदा क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी है। अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसमें मुझे ये पता लग रहा है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ग्रेटर है। वहीं दूसरी बार मेरे पास क्वेरी आती है कि मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है या किसी की 1 लाख से ऊपर है। तो मुझे करना पड़ता, मुझे वही सेम लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जहां पर वेयर सैलरी ग्रेटर देन जो भी वो कंडीशन देते हैं हमें। अब डिफ कोड सेम है, सिर्फ कंडीशन डिफर कर रही है हमारी। तो ये केस हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, हम ही केस रिजोल्व कर सकते हैं प्रोसीजर्स यूज करके। अब प्रोसीजर्स एग्जैक्टली हमें यूज क्यों करना पड़ा, तो मान लो मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि हमारा ये सबसे पहला जो लेक्चर, अगर आपको ध्यान होगा हमारे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड पार्ट। अब इस फ्रंट एंड के बाद हम लिखते हैं इसे कनेक्ट करने के लिए बैक एंड। बैकएंड में क्या होता है, हमारे पास हमारा बिजनेस लॉजिक होता है। बिजनेस लॉजिक्स के अंदर क्या होता है, स्कीमा, जो कि हमारे जो डेटाबेस है उसके अगर आपको स्कीमा नहीं पता तो आप इस टर्म को सिर्फ ये समझ लो कि बिजनेस लॉजिक जो होता है वो क्या काम करता है, इस डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है हमें। अब इस बैकएंड को, इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जो हम कोड लिखते थे वो था एसक्यूएल। अब हमारा बैकएंड पे एक मतलब फ्रंट एंड पे ऐसा पेज बना हुआ है जिसमें हमें ये पता लग सकता है एडमिन को कि उसे 50,000 से ऊपर सैलरी वाले एम्प्लॉयज का नेम आ जाएगी, पूरी पूरी लिस्ट उसके नीचे। तो ऐसा कोई पेज है, तो उसने अपनी अमाउंट डाला 50,000 से ऊपर चाहिए, सबमिट बटन पे क्लिक किया और जैसे सबमिट पे क्लिक किया वो आ गया हमारा बैकएंड वाले पार्ट पे। अब बैकएंड पे हमारी, अगर यूजर ने पहली बार कॉल की है 50,000, तो इसने क्या करा कि यहाँ पे क्वेरी क्रिएट करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे हम फिल्टर कंडीशन लगाएंगे। फिल्टर किस के थ्रू लगाते हैं हम, वेयर, जहां पे सैलरी ग्रेटर देन होगी जो भी उसने इनपुट दिया होगा, इनपुट से ग्रेटर देन मतलब 50,000 से ग्रेटर देन होगी। तो हर बार क्या होगा, जब भी यूजर यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा ना और सबमिट करेगा, तो हर बार ये क्वेरी बनेगी, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी और मतलब डेटाबेस में जाके हमारा रिजल्ट लेके वापस हमें रिटर्न कर देगी बैकएंड पे। लेकिन प्रोसीजर हमें क्या हेल्प करेगा, प्रोसीजर क्या होगा, हमने डेटाबेस में पहले ही ये वाली लाइन अपने आप लिख के रख दी है, ऐसा प्रोसीजर बना के रख दिया हमने। क्या करा, एक प्रोसीजर बनाया जिसमें ये वाला सिंटेक्स लिखा हुआ है। अब हर बार हमें बैकएंड से ये वाली क्वेरी क्रिएट ना करके हमें क्या भेजना पड़ेगा, जो भी इस फंक्शन का नाम होगा, मान लो हमने इसका नाम रखा है एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन, ऐसे करके हमने कुछ नाम लिख दिया विद सैलरी ग्रेटर देन। तो यहाँ बैकएंड से क्या काम होने लग जाएगा कि इतना कोड ना लिखकर वो सिंपल कितना कोड सेंड करेगा, वो क्या करेगा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ सिर्फ एक, कि जब भी हमें प्रोसीजर्स कॉल करने होते हैं तो हम कॉल फंक्शन यूज करते हैं। तो क्या करेगा, वो कॉल लिख देगा, उस प्रोसीजर का नाम लिख देगा कि उसे एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन पूरा नाम लिख दिया और आगे उसने अपनी सिर्फ वैल्यू पास कर दी। तो इससे क्या होगा कि जितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमारे बैकएंड से
डेटाबेस के पास जाती, डेटा को फेच करने के लिए वो डिक्रीज़ हो जाएँगी। तो इसलिए हमें हेल्पफुल होता है प्रोसीजर जो कि हमारा बैकएंड और डेटाबेस में से क्वेरीज़ को कम करता है। अब ये कम करने की नीड क्यों पड़ी? मतलब आप लोग तो सोच रहे होंगे ना कि यार क्या ही फ़र्क पड़ेगा एक कमांड से? तो आपको बता दूँ कि ये चीज़ बहुत छोटी है। जब आप किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो हर सेकंड के अंदर जब भी कोई यूज़र कुछ सर्च भी कर रहा होता है ना, तो भी आपकी एक रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस के पास। तो 1 सेकंड के अंदर कितनी ही नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जा रही होंगी डेटाबेस के पास और वो आपको डेटा फेच करके दे रहा होगा एज़ अ रिज़ल्ट। अब हमारा क्या काम होता है जब कोई एसक्यूएल डेवलपर होता है ना, तो उसका काम होता है कि जितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हम कम कर सकें ना बैकएंड से और डेटाबेस में, उससे क्या होगा कि जितनी कम रिक्वेस्ट जाएँगी उतना हमारे पास जो कॉल होती है ना वो कम होती है और कॉल कम होने की वज़ह से हमारा टाइम कम लगता है, रिज़ल्ट को फेच होने के लिए और फ्रंट फ्रंट एंड पे उतना ही जल्दी हम अपना आउटपुट शो कर सकते हैं। तो एसक्यूएल डेवलपर का काम ही ये होता है कि वो नंबर ऑफ क्वेरीज़ को डिक्रीज़ कर सके और दूसरी चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर सके। जिससे टाइम और नंबर ऑफ होल्स डिक्रीज हो सके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसलिए हम क्या करते हैं जब एसक्यूएल पढ़ना शुरू करते हैं तो एडवांस लेवल तक आते-आते हम उस अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करना सीखते हैं। पहले हम लिखना सीखते हैं कि एग्ज़ैक्टली एसक्यूएल में क्या-क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम सीखते हैं कि उस कोड को हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और जब आप बैकएंड और फ्रंट एंड करने लग जाओगे ना साथ में, तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आनी शुरू हो जाएँगी, मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रही थी? या फिर जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तब। और हाँ, ये मैं चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करो। मोटिवेशन मिलता है क्योंकि अब शेयरिंग और कमेंट मतलब बहुत कम हो रही है, आप लोग इतना शेयर नहीं कर रहे हो। तो वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता कि हाँ, एग्ज़ैक्टली मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो कम से कम आप एटलीस्ट एक कमेंट किया करो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है। मतलब मुझे पता लगे कि जिस टाइप का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ, वो आप लोगों को समझ में आता भी है या नहीं आता या फिर मैं अपनी तरफ से ही समझा रही हूँ चीज़ें। क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि ये वन वे कम्युनिकेशन टीचिंग मेथड ना बन के रह जाए बस, जैसे और चैनल्स पे होता है। तो आप कोशिश करो कनेक्ट करो और भी बच्चे कनेक्ट करते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, कमेंट मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में अगर आप टू वे क पढ़ाई करोगे, ठीक है? चलो आगे पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना था इसमें, आपको ये समझ में आया कि हमें प्रोसीजर एग्ज़ैक्टली नीड क्यों पड़ी? कि हमें करना है अपने बैकएंड से डेटाबेस के पास नंबर ऑफ कॉल्स कम करनी है। हम क्या करेंगे उस कोड को पहले डेटाबेस के अंदर रख देंगे कंपाइल करके कि हाँ, हमारा कोड सही है, तुम अपने पास सेव कर लो और जब हमें नीड पड़ेगी सिर्फ़ हम क्या करेंगे उस फंक्शन की कॉल सेंड कर देंगे, बिना कोई क्वेरी क्रिएट करे। अब बात आती है कि हाँ, प्रोसीजर्स को हम लिखेंगे कैसे? तो उससे पहले अपने नोट्स पे चलते हैं। तो हमने क्या सीखा कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स होती हैं, जो कि सेव रहती हैं और रीयूज़ की जा सकती हैं मल्टीपल टाइम्स हमारे डेटा बैकएंड के थ्रू या फिर डेटाबेस में। अब ये क्या हेल्प करता है? एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है और साथ में सिक्योरिटी भी। जब हमारी बैकएंड से डेटाबेस के पास जा रही है क्वेरी, तो हमें पता लग रहा है ना, कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है ये क्या क्वेरी जा रही है या फिर हमें पता लग सकता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के डेटाबेस में इस टाइप की टेबल प्रेजेंट है, अगर वो पूरी क्वेरी बना के भेजेगा। लेकिन अगर प्रोसीजर भेजेगा, तो कोई भी हैकर उस चीज़ को पता नहीं लगा पाया कि हमारे डेटाबेस में इस ऐसी भी कोई नाम की टेबल एग्ज़िस्ट करती है। तो हमारी इससे क्या होगी सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी। अब ये जो कोड होता है ये प्री कंपाइल एसक्यूएल स्टेटमेंट है मतलब कि हमने अपने डेटाबेस पे लिखी हुई है, प्री कंपाइल की हुई है और डेटाबेस को पता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है और आपको पता है किसी भी थर्ड पर्सन को ये चीजें नहीं पता होंगी। अब प्रोसीजर के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं? सबसे 3 चीजें होती हैं। एक तो प्रोसीजर का नाम, कितने पैरामीटर्स उसके पास आएँगे या फिर वो क्या आउटपुट में देगा और तीसरा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट उसके अंदर एग्जीक्यूट होंगी वो। 3 चीज़ होती हैं, दोबारा रिपीट करती हूँ, प्रोसीजर का नाम, पैरामीटर्स इनपुट और आउटपुट वाले और थर्ड होती हैं इसमें एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब सिंटैक्स देखते हैं, आपको हेल्प होगी समझने में कि एग्ज़ैक्टली प्रोसीजर्स होते क्या हैं। तो आप इसे किस तरीके से क्रिएट करोगे, पहले आपको पता है कि जब आप क्रिएट कर रहे थे टेबल, तो आपने क्रिएट कमांड यूज़ करी थी, डेटाबेस को बनाने में भी आपने क्रिएट कमांड यूज़ करी थी। तो सेम चीज़ जब आप प्रोसीजर क्रिएट करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर। जैसे आप क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, फिर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ऐसे ही क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम। मैं यहाँ लिखती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या किया, हमने बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। क्या क्रिएट करना चाहते हैं? एक प्रोसीजर। अब उस प्रोसीजर का नाम देना होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर का नेम दे देंगे कुछ भी करके। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो या फिर कैमल केसिंग यूज़ कर सकते हो उसके लिए। फिर हम 3 चीज़ देते हैं, इन इसको हम पढ़ेंगे अभी अलग से। एक इन होता है, एक आउट होता है और एक होता है इन आउट।
ये 3 पैरामीटर्स होते हैं या फिर मैं बोलूँगी 3 मोड्स होते हैं। ये भी कंफ्यूज मत हो, सिर्फ याद कर लो कि हाँ हम ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं इन आउट और इन आउट ये भी यूज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रहती है हमारी? इन। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? इन वैल्यू लेगा। अब इसके बाद क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है पैरामीटर्स। पैरामीटर वन और उसका डेटा टाइप क्या है, मतलब वो इंट है, स्ट्रिंग है, डेट है, डेसिमल है या क्या है। ऐसे ही पैरामीटर टू, फिर उसका डेटा टाइप। तो आप ऐसे कर करके कितने भी पैरामीटर्स दे सकते हो, पर मेक श्योर करना कि वहां पे आप उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सको। जब आप इतना लिख दोगे उसके बाद आपको क्या कहना है कि मैंने क्रिएट करना चाहा है प्रोसीजर, उस इस नाम के थ्रू ये उसका मोड है और ये पैरामीटर्स हमारे पास आएंगे। फिर हम बताएंगे ठीक है अब तुमने क्रिएट कर दिया है तो बिगिन करो अपने प्रोसेस को। बिगिन कमांड हमें लिखनी पड़ेगी और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे कि हमें, ये मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। कुछ भी ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं अपनी एसक्यूएल क्वेरीज लिख, ये एसक्यूएल क्वेरीज क्या हो सकती है? यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज हो सकती हैं। मतलब कि आप इसमें या तो इसके थ्रू या तो टेबल को क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, या फिर जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं ऑपरेटर्स के साथ, सेलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, कुछ भी आप वो सब चीजें यहाँ पे लिख सकते हो। मल्टीपल क्वेरी सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। और बाद में आपको क्या करना है, इसे बताना है कि भैया तुम यहाँ पे एंड कर दो। अब जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था डीलिमिटर्स। डीलिमिटर्स क्या करते हैं? एसक्यूएल इंजन को बताते हैं कि ये स्टेटमेंट यहाँ से शुरू, यहाँ खत्म हो रही है। अब जब भी आप प्रोसीजर्स लिखोगे, मैंने आपको कल भी ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि जब भी आप प्रोसीजर लिखते हैं तो यहाँ पे आती है हमारे पास मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज। अब अगर हमारा बाय डिफॉल्ट डीलिमिटर क्या होता है? सेमीकोलन। अगर हम इसे यहाँ पे भी सेमीकोलन से एंड करने लगे और हर एक एसक्यूएल क्वेरी को भी सेमीकोलन से एंड करने लगे, तो इंजन को कैसे पता चलेगा कि हमें हमें कहाँ पे रुकना है? तो सिर्फ इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डीलिमिटर्स। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए करते हैं कि ऊपर हम मेंशन कर देते हैं कि जब तक हमने अपना प्रोसीजर क्रिएट किया है, उस केस में डीलिमिटर हमने बना दिया। जैसे मान लो भी हमने डबल स्लैश बना दिया और यहाँ पे हम बता देंगे कि एसक्यूएल इंजन को ये पता लग जाएगा कि जहां पे भी ये डबल स्लैश आएंगे ना, वहां पे आपकी स्टेटमेंट एंड हो रही है। और जो ये होते हैं सेमीकोलन, इस केस में ये काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली जो सेमीकोलन का काम होता है वो होता है एज एन इंडिपेंडेंट दो एसक्यूएल क्वेरीज को सेग्रीगेट करने में, सेपरेट करने में। तो हम क्या करेंगे, जब एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे उसे एंड करेंगे सेमीकोलन से और अपने डीलिमिटर को हम सेट करेंगे किसी भी, या तो आप डबल डोलो यूज कर लो या डबल स्लैश यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। लेकिन एक चीज और मैंने आपको बताई थी, अगर आपने कल की वीडियो ध्यान से देखी है, कि जब भी आप डीलिमिटर को टेम्पररी चेंज करते हो किसी और सिंबल में, तो आपको क्या करना होता है कि उसे दोबारा एंड होने पे उसे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है सेमीकोलन उस पे सेट करना होता है। क्योंकि हम जो नेक्स्ट क्वेरीज लिखने वाले हैं वो सेमीकोलन, या फिर आप याद रखो कि आप हर जगह ही डबल स्लैश यूज करोगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना। तो सिर्फ एक सेफ साइड में रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप अपने डीलिमिटर को चेंज कर रहे हो तो उसके बाद में आपको इसे सेट कर देना है सेमीकोलन से। तो ये था हमारा प्रोसीजर का सिंटेक्स। अब जो हमें मेन चीज पढ़नी है इसमें वो है इन क्या होता है, आउट क्या होता है और इन आउट क्या होते हैं। पहले अपने इस नोट्स पे चलते हैं। तो आप एक बार यहाँ सिंटेक्स देख लो, सेम चीज है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, हमारे तीन मोड्स, इन आउट इन आउट, फिर हमारे पैरामीटर, पैरामीटर किस तरह से होंगे, पैरामीटर का नाम और पैरामीटर का डेटा टाइप। फिर हम क्या करने वाले हैं, बिगिन करने वाले हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट आएंगी हमारे पास और फिर हम उसे एंड कर देंगे। और इन दोनों को हम इस पूरे कोड को किसके बीच में रखते हैं, डीलिमिटर्स के बीच में लिखते हैं। और बाद में डीलिमिटर को सेट कर देते हैं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से, जो कि होगी सेमीकोलन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इन क्या होता है। इन क्या होता है, हम क्या करेंगे, थोड़ा कोड करते रहेंगे। पहले आपको इन समझा देती हूँ कि मान लो कि मैंने एक वो तैयार किया, मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर तैयार करती हूँ। मैंने कहा कि मैं क्रिएट करना चाहती हूँ एक प्रोसीजर जिसका नाम दे देती हूँ मैं एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन, एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन।
तो ये मान लो मैंने पूरा अपना नाम दे दिया अपने इसका प्रोसीजर का। इसके बाद मैंने कहा बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है इन, चाहे तो आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हो, ना चाहो तो मत करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इन ही लेगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे इन स्पेसिफाई कर दिया है इस केस में। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पैरामीटर्स लूंगी। तो इनके केस में क्या होता है कि, और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई कि ये तो हमने प्रोसीजर क्रिएट कर दिया, और जब हमें इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना होता है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कॉल प्रोसीजर का नेम, और जो भी यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं, P1 P2 P3, आप वो सब पास कर दो। तो जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को पास करोगे तो वो डेटाबेस में जाएगा, इस प्रोसीजर के नेम से ढूंढेगा और कॉल करके आपका इसे एग्जीक्यूट कर देगा। अब आपने क्या करा, क्रिएट करा। आप इसमें सबसे पहले हमने क्या की, इन ले रहे हैं ना, तो इनके केस में क्या होता है कि जब आप कॉल फंक्शन लिखते हो ना, यहाँ पे कॉल प्रोसीजर का नेम, तो उसके बाद है ना आपको यहाँ से है ना एक वैल्यू पास करनी होती है। आप एक इनपुट दे रहे हो कि अगर मान लो आप यहाँ 50,000 पास कर रहे हो, तो यहाँ पे जो भी हम लेंगे, कि मान लो हमने var1 बनाया और ये इंट टाइप का रखा, तो इसमें इतना कॉल करने पे क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे करती एम्प्लॉय विद इस तरीके से पूरा नाम लिखती, तो इस var1 के अंदर क्या आ जाती हमारी 50, ये 50,000 था ना यहाँ पे, तो ये 50,000 वैल्यू किस तरीके से ट्रीट होती है, var1 की। और फिर हम यहाँ अपने कोड को बिगिन करके और फिर एक क्वेरी लिख सकते थे कि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, हम वो वाली सारी रोज फेच करना चाहते हैं एम्प्लॉयज टेबल में से, जहां पर हमारी जो सैलरी है वो किससे ग्रेटर है, var1 से। तो ये फायदा होता है हमारा इन स्टेटमेंट का। बाद में आप क्या करोगे, एंड कर दोगे। तो मैं आपको उसका कोड दिखाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये डिफॉल्ट मोड होता है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये करता है एक आर्ग्यू, मतलब कि जो भी हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं एज एन इनपुट, वो हम दे देते हैं। और जो कॉल फंक्शन होता है, जो मैं तो बताया कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम कॉल वर्ड को यूज करते हैं, जो कॉल फंक्शन होता है उसके थ्रू हमें ये आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ कोड लिखा हुआ है कि चलो ऐसे हम जो करते हैं इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं डायरेक्ट, इसे बाद में देखेंगे। तो वर्क स्पेस पे आते हैं अपने, और मैंने प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर गई हूँ। सबसे पहले आपको अगर ये देखना हो कि हमारे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कहाँ होते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ साइड में एडमिनिस्ट्रेशन के बराबर में स्कीमा लिखा हुआ होगा, तो आप उसमें आओगे, आपके पास आपका डेटाबेस दिखेगा प्रैक्टिस, उसके अंदर जाना और वहां पे आपको एक स्टेटमेंट दिखेगी स्टोर्ड प्रोसीजर। तो जो भी आप प्रोसीजर क्रिएट करोगे वो इसके अंदर आएंगे। तो करने का तरीका क्या था, हम डिलीमीटर सेट करते थे, बाद में इसे डिफॉल्ट जो भी डिलीमीटर होता है हमारा, जो कि सेमीकोलन है, उससे सेट कर देते थे। इसके बाद क्रिएट करना प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या रखेंगे हम, मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन, हमने ये रखा। और इन बाय डिफॉल्ट, मतलब मैं आपको बाय डिफॉल्ट वाला बिहेवियर दिखा रही हूँ, आप ट्राई कर लेना यहाँ पे इन लिखकर। मैं यहाँ पे हमने var1 किया और क्या टाइप दिया है, इंट। अब इसमें हम बिगिन करने वाले हैं और साथ में एंड करने वाले हैं डबल स्लैश के साथ। और हमने डिलीमीटर को किससे सेट किया था, डबल स्लैश। अब हम इसमें लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन var1। तो देखते हैं क्या हमारा जो ये प्रोसीजर है ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, इसे पूरे उसको सिलेक्ट करेंगे और इसे क्या कर देंगे, रन। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हमारी क्वेरी क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसका मतलब कि हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब ये देखना है कि क्या ये क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम कॉल करेंगे। कॉल प्रोसीजर का नाम क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय विथ सैलरी ग्रेटर देन, और बाद में क्या मेंशन कर देंगे, मान लो 5,000 मेंशन कर देते हैं अभी के लिए। तो क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, तो देखो हमने सिर्फ क्या कॉल किया था, कॉल एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 5,000। तो इसने क्या रिजल्ट दे दिया, वो सारे एम्प्लॉयज दे दिए जिनकी सैलरी 5,000 से ऊपर थी। तो यहाँ पे लगभग सबकी सैलरी 5,000 से ऊपर है। तो इसे अब हम करते हैं 50,000। तो हमें दोबारा कोड में कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा, सिंपल हमने एक क्वेरी लिखी और इसे क्या किया, रन किया। तो अब कितनी आई है, 79 रोज आई है। इसे और बड़ा कर देते हैं, तो हम कर देते हैं यहाँ पे 1 लाख। क्या 1 लाख से ऊपर है किसी की सैलरी,
तो यहाँ पे है, यहाँ पे 13 पीपल हैं, 13 एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। तो ये हो गया इन। तो इन आपको कैसे पता लग रहा है कि आप यहाँ 1 लाख पास कर रहे हो? ये वैल्यू जा रही है var 1 के अंदर। और मेक श्योर करना कि जिस टाइप का आप डेटा दे रहे हो ना, वही डेटा टाइप यूज करो कि वो यहाँ पे आपकी क्वेरी में यूज आने वाला है। आप चाहते तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज भी लिख सकते थे कि आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल थी ना आपके पास एक, तो ये कर लिया। अगर अब हम करते हैं तो पहले हमें ड्रॉप, हाँ मैं साथ में ये बताती हूँ, वैसे मैंने लास्ट में रखी थी ये चीज कि अगर आपको कोई प्रोसीजर ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप कैसे करते हैं। हम सिंपल लिखेंगे ड्रॉप करना चाहते हैं, जो सिंपल हम टेबल के डेटाबेस के ड्रॉप कमांड लिखते हैं ना, वही सेम है प्रोसीजर में। हम ड्रॉप करना चाहते हैं प्रोसीजर किस नाम के थ्रू, जो कि एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन है। इस पे सिंपल हमें कर्सर रखना है अपना और रन कर देना। तो ड्रॉप हो चुका है हमारे पास हमारा सिस्टम प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर। अब इसे खोल करके देखेंगे तो ये बोलेगा कि अब ये ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपको दिख गया प्रोसीजर के अंदर प्रैक्टिस डॉट एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन एग्जिस्ट नहीं करता। वहीं इसे अब हम हमें चेंजेस करे तो दोबारा हमें क्रिएट करना पड़ता। तो हमने इसे लिया और इसे रन कर दिया। तो ये प्रोसीजर हमारा क्रिएट हुआ। अगर अब करते हैं तो इसका रिजल्ट ध्यान से देखना, पहले यहाँ पे टेबल ऑर्डर वाली सिलेक्ट होकर दिखेगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट टेबल दिखेगी। तो वो फटाफट फ्लैश होंगी, तो ध्यान से देखना इस चीज को। तो आप ये नीचे देख रहे हो 47 रोज। अगर हम दोबारा करें 10 के बाद, तो यहाँ पे देखा 11 और 12 आया। तो पहले आपके पास 47 ऑर्डर वाली टेबल की रोज आई, और उसके बाद 39 जो आपने सेलेक्ट करी थी सैलरी ग्रेटर देन वेर वन, जो कि 1 लाख था। तो ट्राई करना मल्टीपल पैटर्न्स के थ्रू, आप इसे खुद ट्राई कर सको, समझ लेंगे। वैसे बहुत ईजी है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब आता है आउट फंक्शन। आउट फंक्शन में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। इनमें क्या कर रहे थे, हम वैल्यू को पैरामीटर की तरह पास कर रहे थे किसी वेरिएबल में, और उसे यूज कर रहे थे अपनी क्वेरी के अंदर। आउट क्या बोलता है कि वो रिजल्ट देगा आउटपुट में। आउट क्या करेगा, रिजल्ट देगा आउटपुट में। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं एक चीज बता देती हूँ कि हम अपने एसक्यूएल क्वेरीज में वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, सेट और एट द रेट, मतलब मैंने कुछ भी वैल्यू ली, मतलब मैंने एम लिया और मैंने उसकी वैल्यू कर दी 500। तो मेरे पास एक वेरिएबल बन जाएगा एट द रेट एम, मतलब एट द रेट एम के नाम से, और जिसके अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो देखो जब मैं रन कर रही हूँ तो यहाँ पे अब ये सक्सेसफुली रन हो रही है। और अगर मुझे इसकी वैल्यू फेच करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ सेलेक्ट एट द रेट एम। तो देख रहे हो यहाँ पे कितनी आ गई, 500 वैल्यू वो आई इसके थ्रू। तो ये वाले कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं आगे। अब आउट के उसमें क्या होता है कि हम कुछ भी पास करें, यहाँ से हम क्या करते हैं, हम अपना आउटपुट वैल्यू पास करते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमारा आउटपुट चाहिए। तो अगर हमने ऊपर वाले फंक्शन में, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया होता अपना प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया होता आउट, उसके बाद पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, इसके डेटा टाइप के साथ साथ। तो ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स मैं दे सकती थी, लेकिन अभी बाई चांस से मान के चल रही हूँ कि मैंने अगर एक ही पैरामीटर दिया है, तो तब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे पहले बिगिन दूंगी। और अगर बाई चांस मान लो कि मुझे ऐसा प्रोसीजर बनाना है जिसमें मैं मिनिमम सैलरी स्टोर करा रही हूँ इस पर्टिकुलर रेंज से इस पर्टिकुलर रेंज, मतलब रेंज ले लो या कुछ भी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा मिनिमम सैलरी एम्प्लॉय, और मुझे वो इस वाले पर्टिकुलर टेबल से वो डेटा चाहिए एम्प्लॉय टेबल से। तो मैंने इसमें क्या क्वेरी लिखी, सेलेक्ट, मैं मिनिमम फाइंड करना चाह रही हूँ किसमें से, सैलरी में से। अब मैं यहाँ पे कीवर्ड का यूज करूंगी, वो कीवर्ड क्या होगा, कीवर्ड ले लेती, यहाँ पे होगा इंट। तो मान लो अगर पैरामीटर 1 क्या होता कि मुझे मिनिमम सैलरी स्टोर करानी है, तो मैंने मिनिमम सैलरी पैरामीटर ले लिया। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस जो ये यहाँ पे वेरिएबल लिया है, मैंने नेम लिया है वेरिएबल का, उस वेरिएबल में मैं क्या स्टोर कराने वाली हूँ, मिनिमम सैलरी। तो स्टोर कराने के लिए मैं क्या कमांड यूज करूंगी, इंटू मिनिमम सैलरी। सिलेक्ट करना चाह रही हूँ मिनिमम सैलरी, और उसे स्टोर करा रही हूँ मिनिमम सैलरी वेरिएबल में, किससे फेच करके, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से फेच करके। और बाद में मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे एंड कर दूंगी। अब वही डिलीमीटर आप सेट कर दोगे, कॉल के टाइम पे क्या करोगे,
कोल, और बाय चांस मान लो कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया अलग से, और यहाँ पे सेट कर दिया और इसमें क्या कर दूंगी, पास कर दूंगी कोल प्रोसीजर नेम, और मैंने यहाँ पे @m पास कर दिया। तो जब मैं यहाँ सेलेक्ट m करूंगी ना, सेलेक्ट @m, तो इसमें क्या प्रोसेस हुआ होगा, सबसे पहले इसने ये किया, इसने यहाँ देखा आउटपुट है, इसका मतलब कि इसे रिजल्ट रिटर्न करना है। आउट के केस में क्या होता है कि रिजल्ट आपको रिटर्न दिया जाता है, जो भी आप वेरिएबल पास करते हो ना उसके अंदर सेट करके। अब मैंने यहाँ पे @m पास किया, और मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम रखा मिनिमम सैलरी। तो जो भी हमारी मल्टीपल क्वेरीज रन होंगी, कोई एक ऐसी क्वेरी होगी जो अपनी कैलकुलेशन के रिजल्ट को इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रही होगी। स्टोर कराने का तरीका क्या होगा, इनटू, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी इनटू, और उस वेरिएबल का नाम। तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इस मिनिमम सैलरी के अंदर उसकी मिनिमम, पूरे एम्प्लॉयज में से मिनिमम सैलरी स्टोर हो जाएगी, और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो एग्जैक्टली जो मिनिमम सैलरी वैल्यू आई है वो आई है @m के अंदर। अब जब ये सिलेक्ट @m करोगे तो ये आपको वही रिजल्ट आउटपुट में दे देगा। तो यही चीज मैंने आपके नोट्स में मेंशन की हुई है आउट के केस में, कि आउट क्या करता है, कि हम क्या करते हैं, पास करते हैं पैरामीटर एज एन आउटपुट, कि आपको कौन से पैरामीटर में आउटपुट चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है प्रोसीजर के अंदर जाकर। क्योंकि अभी आप यहाँ से कुछ भी पास करो, आप यहाँ एम में चाहे कुछ सेट भी कर दोगे ना, यहाँ पे कुछ सेट भी कर दोगे, अगर मान लो 500 सेट कर दिया और मिनिमम सैलरी आ रही है यहाँ पे 9000, तो ये 9000 सेट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप आउटपुट दे रहे हो ना, यहाँ पे वेरिएबल दे रहे हो, तो वो इस कमांड के थ्रू सेट हो रहा है। तो मेन चीज है ये। अब इसे सिंटेक्स को अपने उसमें रन करते हैं। सबसे पहले हम इसे ड्रॉप कर देते हैं और दोबारा से क्रिएट करते हैं। तो मैं इस पूरे सिंटेक्स को हटा देती हूँ, या फिर डिलीमीटर के बीच वाला पार्ट। तो एम्प्लॉय विद सैलरी ग्रेटर देन ये रखा हमने, यहाँ क्या मेंशन कर दिया, हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पर कोड और दिखा देती हूँ यहाँ से, आप चाहे तो यहाँ से रेफरेंस लेके से बाद में कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीमीटर सेट कर रहे हैं, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, उसके बाद आउट कीवर्ड मेंशन कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, डेसिमल सैलरी। आपने ध्यान होगा जब हमने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करी थी, तो सैलरी में जो हमने डेटा टाइप दिया था वो दिया था डेसिमल टाइप का। तो यही चीज हम इसमें भी रखेंगे। तो एम्प्लॉय विद, या फिर हम कर लेते हैं डिस्प्ले हायर सैलरी, वही सेम कोड ले लेते हैं, डिस्प्ले हायर सैलरी। आउट हम अंदर लिखेंगे, जिस भी वेरिएबल को हम आउट बनाना चाह रहे हैं, आउट वेर, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे हाई सैलरी। और ये किस टाइप का होगा, हमारा डेसिमल टाइप का होगा। डेसिमल टाइप हमारा 10,2, मतलब कि पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हो सकती हैं हमारी इसमें। और ये हो गया हमारा प्रोसीजर का नाम। अब इसके अंदर का जो सिंटेक्स है वो चेंज करते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं हायर सैलरी, तो मैक्स यूज करते हैं। मैक्स हम किसकी सैलरी, एम्प्लॉय की। अब उसकी वैल्यू किस में स्टोर करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे हाई सैलरी में, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर क्रिएट। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉप तो कर दिया था ना, हाँ ड्रॉप कर दिया था हमने अपने इसको, और इसका नाम चेंज करते हैं, डिस्प्ले हायर सैलरी। और इसमें क्या पास करने वाले थे, मान लो कि मैं क्रिएट यहाँ कर देती हूँ बस एप, तो मैंने ये वेरिएबल पास किया, इसका मतलब कि ये खुद एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा, और जो भी हमारा रिजल्ट यहाँ से रिटर्न होगा ना, मैक्स सैलरी इंटू हायर सैलरी, वो हमारा किसके अंदर आएगा, @m के अंदर आएगा। और इसे हम क्या करा सकते हैं, सेलेक्ट @m कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। तो हमारा प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाली जो कॉल वाली कमांड है इसे रन करते हैं। तो देखो ये भी हमारी क्या हो चुकी है, सक्सेसफुली रन, 1 रो अफेक्टेड। तो इसका मतलब कि हमारी ये वाली क्वेरी रन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं सेट किया एम की वैल्यू, आपको ध्यान है आपने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पास किया था @m। लेकिन अगर अब हम सिलेक्ट करते हैं @m को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगी 13 लाख, क्योंकि ये थी हमारी एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी। अगर हम चाहें तो इस कमांड को अगर अलग से रन करते हैं ना, तो भी हमारे पास सिर्फ यही आउटपुट आएगा। इसे इनटू हटा देते हैं।
तो देखो इतना ही आया है। और वो ये वाला रिजल्ट हमारा किसके थ्रू आया था, जब हम यहाँ पे सिलेक्ट एट द रेट एम कर रहे थे। आई होप आपको आउट स्टेटमेंट समझ में आई होगी। इन क्या होता है, आप वैल्यू पास करते हो और उस वैल्यू को प्रोसीजर में यूज करते हो। आउटपुट में क्या होता है कि आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो और रिजल्ट को फिर आउटपुट में यूज करते हो या फिर किसी फर्दर प्रोसीजर में। अब आती है थर्ड चीज, इन और आउट। इन और आउट के नाम से पता लग रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जब आप कोई प्रोसीजर क्रिएट कर दोगे ना और उसे कॉल करोगे, तो कॉल करोगे प्रोसीजर नेम के थ्रू, तो आप यहाँ पे पैरामीटर भी पास करोगे, पैरामीटर पास भी करोगे, साथ में हाई चांसेस होंगे कि उस पैरामीटर की वैल्यू यहाँ जाकर चेंज हो जाएगी। पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी। और चेंज होने का मतलब है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पे वो कर रहा है आउट की तरह परफॉर्म, और यहाँ से वो परफॉर्म कर रहा है इन। तो इस केस में हम इसे बोल रहे हैं इन आउट, कि ये पैरामीटर लेकर जाएगा आउट। इसमें आउट वाले में क्या था कि हम सिर्फ एट द रेट एम पास कर रहे थे और फिर उसे सिलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे एट द रेट एम सिर्फ आउटपुट लेकर आ रहा था हमारा। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि हम पहले इनपुट लेकर जाएंगे, उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं, और फिर अगर हम उसी एट द जो भी हम यहाँ पैरामीटर पास कर रहे हैं उसे आउटपुट भी करा सकते हैं। तो सिंपल डिफरेंस क्या है इसका, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ तो आपको इजिली जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले हम अपने इसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप किस नाम से था हमारा, ये डिस्प्ले हायर सेल्फी। ये ड्रॉप हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि पहले मैं क्रिएट करूंगी, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगी। मतलब मैंने अब यही वेरिएबल क्रिएट कर लिया, सेट एम इज इक्वल्स टू 500। तो मान लो इसे मैंने 500 सेट कर लिया, और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, इस प्रोसीजर को कॉल करूंगी, एट द रेट एम पास करूंगी और इसे सेलेक्ट करके देखूंगी। इसमें मैं मैक्सिमम सैलरी ही फाइंड कर रही हूँ। फिर मैं आपको दोनों का डिफरेंस ही बताऊंगी। ध्यान से समझना, यहाँ के बाद की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको एक कंफ्यूजन आ गया होगा कि आउट और इन आउट में डिफरेंस ही क्या रहा। पहले इसे क्रिएट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हमने प्रोसीजर क्रिएट करा, प्रोसीजर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। सबसे पहले हमने अपनी वैल्यू को सेट किया, सेट हो गई। फिर हमने अपने प्रोसीजर को कॉल किया, ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। और जब हम आउटपुट में ले रहे हैं वैल्यू, तो ये हमें सही रिजल्ट शो कर रहा है जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। लेकिन अब आप सोचोगे कि आउटपुट में भी सेम वैल्यू आ रही थी और इन आउट में भी सेम आ रही है, तो डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे एट द रेट एम पास किया होता और ये पैरामीटर एज अ पैरामीटर गया, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे सेट ही ना किया होता, अगर मैंने इसे सेट नहीं किया होता, तो ये गया था एज़ अ पैरामीटर गया था ना। अरे ये मेरे से एक गलती हो गई, रुको। मैंने वहां इन आउट चेंज ही नहीं किया, तो पहले मैं ड्रॉप करती हूँ इसे दोबारा से और यहाँ इन आउट लिखती हूँ, तो ये इन आउट हुआ। दोबारा क्रिएट किया मैंने इसे, हो गया। वैल्यू सेट करी, अब आउटपुट ले रही हूँ, मतलब कॉल कर रही हूँ पहले प्रोसीजर को, तो वैल्यू कॉल हुई। और जब हम सेलेक्ट एम करेंगे, तो ये हमें क्या रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे 500। 500 क्यों दिया है, क्योंकि हमने, ये ध्यान से समझना पार्ट, आई थिंक हाँ, यहाँ पे हमने एक चेंज क्या कर दिया था, हमने यहाँ पे सेट नहीं करी वैल्यू, इनटू हाई सेल रेट। तो मैं आपको कुछ और समझाने के लिए चल रही थी, फिर मुझे एकदम ध्यान आया कि मैंने वहाँ इन आउट चेंज नहीं किया था। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दोबारा से समझते हैं इस चीज को। पहले हमने ड्रॉप किया, अपना प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम अपना इन आउट पास कर रहे हैं, और जो ये पैरामीटर आ रहा है हमारे पास 500 सेट होके एट द रेट एम गया, ये कनेक्ट कर रहा है हाई सैलरी के साथ। हमने क्या किया, मैक्सिमम सैलरी निकाली और इसे हाई सैलरी के अंदर सेट कर दिया। तो ये प्रोसीजर हमने क्रिएट किया और इसे क्या करा, हमने रन कर दिया। तो प्रोसीजर क्रिएट हो गया, 500 वैल्यू सेट हुई यहाँ पे। जब हमने इसकी वैल्यू को कॉल किया यहाँ पे, तो वो हमारा वैल्यू शो हुई। और जब हम सिलेक्ट एम करेंगे, तो अब देखना हमारे पास कितनी आई, 13 लाख 1 थाउजेंड ऐसे आई है, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आउट के केस में और इन आउट के केस में सेम वैल्यू आ रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये होता है मेन पार्ट शुरू, कि मान लो अभी हमारे पास यहाँ इन आउट था, और इन आउट में क्या करा, मैं जो पैरामीटर पास कर रही थी यहाँ से एम, तो एग्जैक्टली बिहेव कैसे करता है इन आउट के केस में, कि मैंने कॉल के टाइम पे जब किया था कॉल प्रोसीजर नेम, और मैंने एक एट द रेट एम पास किया जिसको मैंने पहले से ही सेट किया हुआ था एट द रेट एम को 500 से, तो आपकी ये वैल्यू इस केस में यहाँ पे सेट हो चुकी है। ठीक। अब जब आपने क्वेरी रन करी,
तो ये एट द रेट एम किससे कनेक्ट हो गया? ये कनेक्ट हो गया हाई सैलरी से। जब आप अपनी क्वेरी में इनटू करके हाई सैलरी के अंदर वैल्यू सेट कर रहे थे, तो ये जब हाई सैलरी की वैल्यू चेंज हुई ना, तो एट द रेट एम के अंदर भी आके चेंज हो गई। जैसे आप एट द रेट एम प्रिंट करा रहे थे ना, तो आपको शो हो रहा था 13,01,000, 13,000 मतलब कर लेना यहाँ पे 1,03,31,000 इस तरीके से करके शो हो रहा था। अब अगर बाई चांस ये सोचो कि अगर मैं ये इनटू ना करती, तो इन आउट के केस में क्या रिजल्ट आना चाहिए था? इन आउट के केस में अगर मैं यहाँ पे इनटू वाली स्टेटमेंट लिखती ही नहीं, तो इससे एट द रेट एम क्या रिजल्ट देता? तो इस केस में मुझे ये रिजल्ट देना चाहिए था 500। क्यों? क्योंकि पहले मैंने अपना पैरामीटर क्रिएट किया, यहाँ पे क्या किया, पास किया, और जब इसकी वैल्यू यहाँ अपडेट हुई नहीं, तो एट द रेट एम में क्या होना चाहिए, प्रिंट 500। तो यही पहले हम देखते हैं कि इन आउट के केस में तो ये चीज सक्सेसफुली हो रही है, क्योंकि हमारा इन आउट नाम से पता लग रहा है कि हम पैरामीटर पास कर रहे हैं और उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है प्रोसीजर के अंदर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, वैसे मैं आपको दिखा चुकी हूँ, फिर भी हम दोबारा दिखा देती हूँ मैं। हमने ड्रॉप किया और ये इनटू सैलरी नहीं की इस बार हम। तो क्रिएट करने के बाद जब हम इसे रन करेंगे, क्रिएट हुआ, सेट करी वैल्यू, कॉल किया, और जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं एट द रेट एम, तो हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 500। लेकिन अगर सेम चीज आउट के केस में होती ना, तो आउट के केस में पता है कैसे होता? आउट के केस में होता है ये इस तरीके से कि आप चाहे यहाँ पे सेट कर दो एट द रेट एम को 500 से, लेकिन जब हम इसे कॉल कर रहे हैं ना, कॉल प्रोसीजर का नेम, और इसमें पास कर रहे हैं पैरामीटर एट द रेट एम, और बाद में हम सोच रहे हैं कि इसे प्रिंट करा के देखते हैं सेलेक्ट एट द रेट एम को, फिर क्या करेगा? हमने प्रोसीजर जो क्रिएट किया था उसमें ये आउट से उसे पता लग गया था कि उसे रिटर्न करना है कुछ ना कुछ रिजल्ट, मतलब कि वो रिटर्न करेगा इस पैरामीटर की वैल्यू को। जब हमने ये आउट की हाई सैलरी के अंदर वैल्यू ली, हाई सैलरी, डेसिमल इसका डेटा टाइप था ली, तो ये एट द रेट एम किससे कनेक्ट हो गया, हाई सैलरी के साथ। अब अगर आपने इस पूरे एसक्यूएल सिंटेक्स में ये अपडेट ही नहीं की, कुछ इसमें एंटर करा ही नहीं, तो जब ये एट द रेट एम गया है ना यहाँ पे, ये 500 होकर ही नहीं गया। ये क्या ट्रीट करेगा अगर हमने इसे यहाँ पे सेट नहीं करा, इसे अपडेट नहीं किया, तो जब हम इस कमांड को रन करेंगे ना, तो ये हमें नल देगा। इसे इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। आउट कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इस प्रोसीजर से हमें क्या रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, चाहे आप उसे सेट कर दो या ना करो, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या आउटपुट दे रहा है। तो इसलिए हमने ये अलग से सिर्फ आउटपुट के लिए बनाया। तो इसे पहले हम ड्रॉप करते हैं, और ड्रॉप करने के बाद सिंपल क्या चेंज करेंगे, हम इसे आउट कर देते हैं। अब हमने अपने प्रोसीजर को क्रिएट किया, सेट कर दी यहाँ पे वैल्यू हमने। अब जब हम इसे कॉल कर रहे हैं, कॉल हुआ, वन रो अफेक्टेड शो हुआ, ठीक है। लेकिन अब एट द रेट एम की वैल्यू क्या आएगी? एट द रेट एम की वैल्यू आएगी यहाँ पे नल। मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि आउट क्या करता है, जब ये आउट देख रहा है ना यहाँ पे मोड, तो ये हमें ये फाइंड करके दे रहा है कि जो हमने प्रोसीजर क्रिएट किया है ना, ये क्या आउटपुट में दे रहा है हाई सैलरी की वैल्यू। तो इससे इसे फर्क पड़ेगा ही नहीं कि आपने सेट किया था पहले या नहीं किया था। ये एट द रेट एम अलग से यूज हो रहा है आउट के केस में। तो ये था डिफरेंस इन आउट इन आउट। यहाँ आपके पास प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, कोड मिल जाएगा। ट्राई करना, खुद लिखो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करो। मैं आपको हिंट दे देती हूँ आप कैसे प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो। आप फाइंड कर सकते हो एम्प्लॉय हु नेम स्टार्ट्स विद दिस लेटर, ऐसा भी प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप कोई रेंज पास कर सकते हो कि इस रेंज के बीच में किस एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी है। तो ट्राई करना कि ऐसे डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट करके आप अपने प्रोसीजर की प्रैक्टिस कर सको, और तीनों मोड्स के साथ। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगी। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाँ, अगर आपको ये देखना होगा आपके सिस्टम में कितने प्रोसीजर्स क्रिएट हैं, तो आप सिंपल क्या लिखोगे, आप लिख दोगे यहाँ पे सेलेक्ट प्रोसीजर स्टेटस। तो इतना करने से जो भी हमारे पास गलत हुआ है क्या, प्रोसीजर शो, अच्छा हमने यहाँ सेलेक्ट लिख दिया ना, ये शो प्रोसीजर स्टेटस।
तो अभी हमारे पास ये देखो पहले से इसमें क्रिएट होते हैं कुछ जो सिस्टम के, लेकिन जो हमारे पास डीबी जो हमने प्रैक्टिस अपना बनाया हुआ है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ हमारे प्रोसीजर्स हैं, वो है सिर्फ एक अभी, डिस्प्ले हायर सेंट्री। तो आप ये देख सकते हो इसके थ्रू कि आपके जो जो डेटाबेस है जिसे आप यूज कर रहे हो उसके अंदर कितने हमारे स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं। तो ये एक तरीका हो गया ड्रॉप, में आपको बता चुकी हूँ कैसे आप ड्रॉप कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट स्टोर्ड प्रोसीजर्स का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके बाद कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है, क्योंकि इसमें रिसर्च लगी है और आई थिंक कि इतना अच्छा लेक्चर को यूट्यूब पे प्रेजेंट भी नहीं होगा अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर को देखते हो तो। अगर मैं वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट करूँ, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो में, तो अगर आप मुझे थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करो, जिससे चैनल ग्रो हो और बच्चों के साथ भी मैं कनेक्ट कर सकूँ। अगर आपको कोई डाउट है, तो अभी आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एडवांस सेक्शन में और वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। तो एक्टिव रहना, पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो, असाइनमेंट आपको टाइम के टाइम मिल रहे हैं, तो उन्हें सॉल्व करो, ठीक है? चलो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।